नमस्कार। जब से प्रवर्तन निदेशालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया द्वारा कपिल सिब्बल सहित कुछ वकीलों के खातों में लाखों रुपए ट्रांसफ़र किए जाने का मामला उजागर किया है, तब से ही मैं यह सोच रहा हूं कि व्यक्ति के अधःपतन की कोई सीमा भी होती है या नहीं। अपने जीवन के लगभग अंतिम पड़ाव पर पहुंचे हुए कपिल सिब्बल का जो राजनीतिक रसूख है, जितनी धन संपदा वकालत के पेशे से उन्होंने कमा ली है, उससे ज़्यादा और कितना चाहिए। स्मरणीय है कि इस ईडी के मुताबिक पीएफआई की तरफ से कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल को 77 लाख रुपए, वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह को 4 लाख रुपए, दुष्यंत दवे को 11 लाख और अब्दुल समर को 3 लाख रुपए दिए गए थे। हैरत की बात यह है कि कपिल सिब्बल ने इन आरोपों को नकारा नहीं, बल्कि निहायत बेशर्मी से कहा कि पीएफआई मेरा क्लाइंट है। जो पैसा मुझे मिला है वो हदिया केस में मिला है, जो कि 2017-18 में हुआ था। अब यह हदिया केस तो आपको स्मरण ही होगा, जिसमें एक हिंदू लड़की अखिला ने एक मुस्लिम युवक शर्फी जहां से शादी करने के बाद इस्लाम कबूल कर लिया था। अखिला के माता पिता ने इस शादी को लव जिहाद बताते हुए न्यायालय की शरण ली और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 24 मई 2017 को केरल उच्च न्यायालय ने उस शादी को अवैध करार दिया। यहाँ कपिल सिब्बल साहब की एंट्री हो गई और जैसा कि वे खुद स्वीकार कर रहे हैं, उन्होंने पीएफआई से 77 लाख रुपए फीस लेकर पैरवी की और हाई कोर्ट का आदेश निरस्त करवाया। तो जनाब कपिल सिब्बल साहब लव जिहाद के पैरोकार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सहयोगी हैं। अब बात करते हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अर्थात पीएफआई की है क्या भला ये। अपने जबड़े में चाकू दबाए कुख्यात पॉपुलर फ्रंट के नेता भारत में वही कर रहे हैं जो पाकिस्तान में लश्कर तैयबा ने जमात उद दावा की शुरुआत के रूप में की थी। ध्यान रहे, पॉपुलर फ्रंट माने स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया उर्फ सिमी, और सिमी के नारे हैं अल्लाह हमारा मालिक है, कुरान हमारा संविधान है, मोहम्मद हमारा नेता है, जिहाद हमारा रास्ता है और शहादत हमारी इच्छा है। उनका उद्देश्य खिलाफत के पुनरुत्थान के माध्यम से इस्लामिक वर्चस्व को फिर से स्थापित करना और मुस्लिम उम्मा और जिहाद के लिए आग्रह करना है। एक प्रमुख पीएफआई नेता ने एक टीवी बहस के दौरान यह स्वीकार भी किया कि उसके नेताओं में से लगभग 20 लोग पूर्व में सिमी से संबंधित रहे हैं। इसे 2006 में नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट एनडीएफ, मैथानीति पसारी, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और कुछ अन्य संगठनों का विलय कर प्रारंभ किया गया था। इसके नेशनल वुमेन फ्रंट के नाम से राष्ट्रीय महिला मोर्चा और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से छात्र संगठन भी हैं। केरल में जो अनेक अतिवादी संगठन और माओवादी अपनी गतिविधियां संचालित कर रहे हैं, उनके लिए मानवाधिकार की आड़ में पॉपुलर फ्रंट एक प्रभावी छद्म आवरण है। यूपीए शासनकाल में भी पीएफआई पर विभिन्न इस्लामिक आतंकवादी समूहों के साथ साठगांठ कर हथियार तस्करी, अपहरण, हत्या, धमकी, घृणा फैलाने का अभियान, दंगों, लव जिहाद और विभिन्न धार्मिक उग्रवाद आदि के संबंध में विभिन्न समाज और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आरोप लगते रहे हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई पीएफआई की राजनीतिक शाखा है। वे राजनीतिक मोर्चे पर पीएफआई का बचाव करते हैं। इस हद तक करते हैं कि जब पीएफआई पुलिस वाहनों को और अनेक भवनों को जलाकर राख कर देती है, तब भी वे उसके बचाव में खड़े होते हैं। पीएफआई के सबसे घृणित अपराधों में से एक है प्रोफेसर टीजे जोसेफ का हाथ काटा जाना। वामपंथियों पर पॉपुलर फ्रंट के साथ मिली भगत के आरोप लगते रहे हैं। 2012 में कांग्रेस नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार के समय वरिष्ठ कांग्रेस नेता और तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमेन चांडी ने केरल उच्च न्यायालय के समक्ष एक हलफनामा पेश किया था कि पीएफआई की गतिविधियां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं तथा पीएफआई और कुछ नहीं बल्कि प्रतिबंधित संगठन सिमी का ही बदला हुआ रूप है। जुलाई 2010 में केरल पुलिस ने
पीएफआई के लोगों से देशी बम, हथियार और सीडी का जखीरा पकड़ा था। उसमें अल कायदा की प्रचार सामग्री भी सम्मिलित थी। इसी प्रकार अप्रैल 2013 में केरल पुलिस ने पीएफआई के ठिकानों पर छापे मारकर बड़े पैमाने पर हथियार, विदेशी मुद्रा, मानव शूटिंग लक्ष्य, बम बनाने की सामग्री, बारूद, तलवार आदि जब्त की थी। पीएफआई का वास्तविक स्वरूप तब सामने आया जब पीएफआई ने राष्ट्रव्यापी फिलिस्तीन समर्थक मुहिम चलाई। इस अभियान को नाम दिया मैं गाजा हूं। पीएफआई कार्यकर्ताओं द्वारा ही एबीवीपी कार्यकर्ता विशाल और अश्विनी कुमार तथा थानूर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यकर्ता किलमनूर सुनील कुमार और विपिन की हत्या की थी। फरवरी 2012 में कासारगोड में सैन्य वर्दी में हुए पीएफआई मोर्चे ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी। यह कानून के राज्य का खुला मखौल था। 3 वर्ष पूर्व जब आईएस की गतिविधियां चरम पर थीं, तब केरल के 21 लोगों द्वारा देश से बाहर जाने और आईएस में शामिल होने में पीएफआई की भूमिका की खबरों ने केरल वासियों को हतप्रभ कर दिया था। हिंदू ऐक्यवादी लीडर आर.बी. बाबू के अनुसार केरल पुलिस के खुफिया प्रमुख बीएस मोहम्मद यासीन ने उन्हें बताया था कि विभाग द्वारा संचालित ऑपरेशन कबूतर के अंतर्गत आईएस में शामिल होने के लिए तत्पर 350 युवाओं को समझाइश देकर रोका गया था। पठानमथिट्टा सहित लगभग सभी जिलों में इस प्रकार के भर्ती अभियान चलाए गए थे, जिनमें सीपीएम की गतिविधियों के सबसे प्रमुख केंद्र कन्नूर के भी 118 नाम शामिल थे। मलप्पुरम के 89 और कासारगोड के 66 नाम सामने आए थे। इन आंकड़ों से गंभीर इस्लामिक आतंकवाद का अपने आप खुलासा हो जाता है। जागो भारत जागो।